जब पहले से राजनीति विज्ञान में दो उपागम मौजूद थे। कौन कौन से? एक तो व्यवस्था उपागम और दूसरा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। इसको SF अप्रोच भी बोलते हैं। व्यवस्था उपागम डेविड ईस्टन का था, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम आमंड और पावेल का था। तो पहले से जब दोनों उपागम मौजूद थे तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि राजनीतिक विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजनीतिक विकास को राजनीति विज्ञान में क्यों लाया गया? इसके जवाब में आप ये कह सकते हो कि ये जो व्यवस्था उपागम था और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम था, ये केवल पाश्चात्य देशों की, कौन से देशों की? वेरी गुड, पाश्चात्य देशों की, या फिर आप इसको कह सकते हो विकसित देश, उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में सहायक था। मतलब जो डेवलप कंट्रीज थे, अगर उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझना है तो ये दोनों उपागम, व्यवस्था सिद्धांत और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, इनके माध्यम से हम, जैसे अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है तो इसके माध्यम से हम वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकते थे। अगर हमको साम्यवादी देश, उनकी राजनीतिक व्यवस्था को समझना है तो एक उपागम और था जो आपके नहीं है, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम स्टीफन क्लार्कसन का। तो उसके माध्यम से उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझा जा सकता था। लेकिन सवाल यह उठा कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में बहुत से ऐसे देश थे जो किसके गुलाम थे? बड़ी महाशक्तियों के गुलाम थे, उपनिवेशवाद का शिकार थे। किसी न किसी देश के क्या थे? वो उपनिवेश थे। और दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे देश आज़ाद हुए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे उठाओ कि भारत आज़ाद हुआ। क्या हुआ? भारत आज़ाद हुआ 1947 में। अब भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है तो हम इनके माध्यम से नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर केवल राजनीतिक तत्वों का ही नहीं बल्कि गैर राजनीतिक तत्व यानी नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स का प्रभाव ज़्यादा था। सीधी सीधी दोबारा समझिए मेरी बात को कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझना है आज़ादी के बाद में, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा? जाति। भारत की राजनीति तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप कास्ट वाला जो फैक्टर है, जाति वाला जो फैक्टर है, उसको नहीं समझोगे, धर्म नहीं समझोगे, संस्कृति नहीं समझोगे। कहने का मतलब भारत की राजनीति पर एक नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट, जाति का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। आर्थिक व्यवस्था भी राजनीति से प्रभावित है। जब तक भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं समझोगे, गरीबी को नहीं समझोगे, बेरोजगारी को नहीं समझोगे, तब तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था को आप नहीं समझ सकते। तो कहने का मतलब जो अनडेवलप कंट्रीज थे, विकासशील देश थे, उन विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए जरूरी हो गया कि एक नया उपागम राजनीति विज्ञान में अपनाया जाए। और वो उपागम कौन सा था? राजनीतिक विकास का उपागम था। कौन से देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में सहायक है? विकासशील, या आप ऐसे कह सकते हो अविकसित या नवोदित। नवोदित का मतलब जो नए नए आज़ाद हुए थे देश, उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विकास की आवश्यकता महसूस हुई। अब देखिए इन देशों में, जैसे भारत की बात करा तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए एक विद्वान भारत आए और उन्होंने भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझा। वो कौन थे? भारत में कौन आए? माइनर वीनर। कौन आए? तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर कौन कौन से तत्वों का प्रभाव पड़ रहा है, कैसे काम कर रही है, उसको समझने के लिए भारत में कौन आया? माइनर वीनर।
ऐसे ही पाकिस्तान भी नया राष्ट्र था, नया नया आज़ाद हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान तो एक ही साथ आज़ाद हुए थे। तो पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए कौन गया? बिंडर। कौन गया? बिंडर। ऐसे ही श्रीलंका, श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए कौन गए? रिंग्स। कौन गए? रिंग्स। ऐसे ही इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए कौन गए? फीत। कौन गए? फीत। ऐसे ही म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था, वहां की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए कौन गए? लुशियन पाई। और लुशियन पाई के बारे में तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि लुशियन पाई को राजनीतिक विकास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी राजनीतिक विकास का एक मुख्य केंद्र था, वहीं से राजनीतिक विकास का अध्ययन किया जा रहा था। तो म्यांमार में कौन गए? लुशियन पाई। ऐसे ही नाइजीरिया में कौन गए? नाइजीरिया में गए कोलमैन। कौन गए? कोलमैन गए। ऐसे ही एक देश था घाना, घाना में कौन गए? डेविड एप्टर। नहीं, ईस्टर्न नहीं, डेविड ईस्टर्न नहीं, डेविड एप्टर। तो कहने का मतलब अलग अलग देशों में, ये सारे के सारे कंट्रीज कैसे हैं? विकासशील देश है, अनडेवलप्ड कंट्रीज है, नए नए आज़ाद हुए थे। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग लोग गए। भारत में माइनर विनर, पाकिस्तान में बिंडर। याद हो जाएगा, पाकिस्तान में बवंडर उठते रहते हैं तो आपको नाम याद हो जाएगा, पाकिस्तान याद हो गया ना? कौन? बवंडर याद रखना, बिंडर। और पाकिस्तान में तो हमेशा ही बवंडर उठते रहे आज़ादी के बाद में। कैसे कि दोनों ही देशों में डेमोक्रेसी कायम हुई। भारत भी लोकतंत्रात्मक देश बना, पाकिस्तान भी लोकतंत्रात्मक देश बना, लेकिन भारत का लोकतंत्र हमेशा सशक्त हुआ, मजबूत हुआ। लेकिन पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र, कभी वहाँ सैनिक शासन, तानाशाही स्थापित होती रही है। तो कहने का मतलब वहाँ बिंडर गए थे नाम से ही। और श्रीलंका भारत के नीचे एक रिंग्स की तरह है, रिंग की तरह है, तो ये नाम भी याद हो गया आपको, रिंग्स। लुशियन पाई जो राजनीतिक विकास के पिता है, वो कहाँ गए? म्यांमार में गए। ऐसे ही इंडोनेशिया में फिर, नाइजीरिया में कोलमैन और घाना में डेविड एप्टर। तो अलग अलग देशों में ये अलग अलग लोग गए और इन लोगों ने वहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझा और समझ करके फिर बताया कि वहाँ किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। अब बात आती है कि एक्चुअल में, ये तो हमने ये देखा राजनीतिक विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। अलग अलग देशों में राजनीतिक विकास का अध्ययन करने के लिए कौन कौन लोग गए। अब बात करते हैं कि राजनीतिक विकास वास्तव में है क्या, इसका मीनिंग क्या है। राजनीतिक विकास का अर्थ क्या है। देखिए, जितने लोग उतने ही उन्होंने राजनीतिक विकास के अलग अलग अर्थ बताए। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि राजनीतिक विकास क्या है। राजनीतिक विकास आर्थिक विकास है। क्या है? आर्थिक विकास। यानी अगर किसी देश का राजनीतिक विकास को देखना है तो उसके लिए पहले शर्त है कि उस देश का क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त। यानी किसी देश का पॉलिटिकल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उस देश का पहले क्या हो? आर्थिक विकास हो। स्पर्ट एमर्सन, लिपसेट, कोलमैन, कटराइट, बुचानन और पॉल ए बैरन, ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो राजनीतिक विकास के लिए क्या जरूरी मानते हैं? पहले आर्थिक विकास मानते हैं। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक विकास के लिए पहले क्या होना चाहिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले औद्योगिकरण होगा, उसके बाद में ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। एक विद्वान है जिनका नाम है रोस्टोव, ये अर्थशास्त्र के बड़े विद्वान हैं और ये इनकी पुस्तक है स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। उस पुस्तक में इन्होंने
आर्थिक समृद्धि के कुछ चरण बताए हैं। ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास के लिए पहले क्या जरूरी है, औद्योगिकरण। तो ऐसे कुछ लोग मानते हैं आर्थिक विकास जरूरी है, कुछ कहते हैं पहले औद्योगिकरण जरूरी है, कुछ कहते हैं पहले राष्ट्रीय राज्य का उदय होना जरूरी है, कुछ कहते हैं पहले डेमोक्रेसी का उदय होना जरूरी है, कुछ कहते हैं शासन में क्या होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि जनता की क्या होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। जनता का जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तभी वहाँ क्या होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। कुछ कहते हैं एक सिस्टेमेटिक चेंजेज होना चाहिए, व्यवस्थित परिवर्तन होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक विकास के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मायने बताए हैं। लेकिन अगर हम इन सब का देखें तो इन्होंने राजनीतिक विकास में किसी एक तत्व को प्रधानता दी है, जबकि राजनीतिक विकास का जो पिता की मैंने बात की है वो कौन है, लुशियन पाई। और लुशियन पाई कहते हैं कि राजनीतिक विकास का कोई एक अर्थ नहीं हो सकता। राजनीतिक विकास के बहुत सारे अर्थ हैं। राजनीतिक विकास के क्या है, बहुत सारे अर्थ हैं। तो अब हमें विश्लेषण करना होगा किसका, लुशियन पाई का। पहले हम लुशियन पाई का विश्लेषण करते हैं कि वो राजनीतिक विकास के बारे में क्या कहते हैं, फिर इनकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। लुशियन पाई, पुस्तक का नाम क्या था, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। किताब का क्या नाम है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स वो चार्ल्स मेरियम की है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मेरियम की है, ये है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना एस्पेक्ट्स का नाम देख करके, ये एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुशियन पाई की है। ये कहते हैं कि जो उन लोगों ने जो राजनीतिक विकास के बारे में बताया है वो अधूरी बातें हैं, केवल एक ही तत्व के ऊपर उन्होंने क्या दिया है, बल दिया है। जबकि राजनीतिक विकास कोई एक अर्थ तक सीमित नहीं किया जा सकता, उसके बहुदिशाई और बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल है, यानी उसके बहुत सारे अर्थ हैं। तो लुशियन पाई कहते हैं कि राजनीतिक विकास को समझना हो तो हमें 3 आधारों पर समझना होगा। नंबर 1, संपूर्ण जनता के संदर्भ में। दूसरा है सामान्य एवं शासकीय व्यवस्था निष्पादन के संदर्भ में। और तीसरा कहता है वो राजनीति के संगठक के संदर्भ में। लुशियन पाई क्या कहता है कि अगर हम राजनीतिक विकास को समझना चाहते हैं तो हमें इन 3 आधारों पर राजनीतिक विकास को समझना होगा। संपूर्ण जनता के संदर्भ। अब देखिए, आप किसी देश के राजनीतिक विकास को अगर देख रहे हो तो पहले पूरी की पूरी वहाँ की जो जनता है उस जनता के बारे में विचार करो। जैसे भारत के राजनीतिक विकास को आपको समझना है तो पहले भारत की संपूर्ण जनता के बारे में विचार करो। अब जनता के बारे में क्या विचार करना है, जनता के बारे में विचार करना है कि जनता के एटीट्यूड में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। भाई, जनता में जो भावना है ऊंच नीच की, जो पिछड़ेपन की, जो पुरानी कुप्रथाएं हैं, क्या अभी भी जनता उन पुरानी कुप्रथाओं के पीछे लिपटी हुई है? जनता का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण है? जनता राजनीति में कितना अपने आप को पार्टिसिपेट करती है? जब इलेक्शन होते हैं तो जनता क्या वोट देने के लिए जाती है कि नहीं जाती है? क्या जनता को राजनीति जाती है, लेकिन सारी जनता नहीं जाती। अब मान लीजिए कहीं वोटिंग जो परसेंटेज है वो 80% है, कहीं 50% है। तो जहाँ 80% वोटिंग परसेंटेज है, इसका मतलब वहाँ की जनता ज़्यादा जागरूक है। तो कहने का मतलब किसी देश के पॉलिटिकल डेवलपमेंट को नापना है
तो पहले हमें वहाँ की संपूर्ण जनता के बारे में विचार करना होगा। अर्थात सबसे बड़ी बात वो ये कहता है कि जनता जिस दिन या जिस देश की जनता ऊंच नीच की भावना को छोड़ देगी, उस दिन हम ये मानेंगे कि उस देश का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ से एक शब्द निकल करके आता है, क्या? ऊंच नीच की भावना कब खत्म होगी? जब लोगों में एक भावना आ जाएगी। कौन सी भावना? समानता की भावना। तो पहला जो उन्होंने विश्लेषण का जो आधार लिया है वो क्या लिया है? संपूर्ण जनता के संदर्भ में। तो वो क्या कहता है कि जनता में परिवर्तन आ जाए। कौन सा परिवर्तन आ जाए? कि ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाए और जनता में यह भावना आ जाए कि हम सब समान हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मतलब उस देश का पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। जितनी ज़्यादा समानता की भावना आएगी उतना ज़्यादा वो देश राजनीतिक दृष्टि से विकसित माना जाएगा। दूसरा, व्यवस्था निष्पादन के संदर्भ में। निष्पादन का मतलब होता है काम का निपटारा करना। जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट के जो कामकाज हैं, यानी जो यहाँ आप सीधा सीधा मानो कि शासकीय मतलब शासन से संबंधित कामकाज और रूटीन के कामकाज, सामान्य कामकाज, वो कामकाज कौन करते हैं? शासन से संबंधित काम कौन करती है? सरकार। और सरकार कौन से काम निपटाती है? जैसे हमने राजनीतिक व्यवस्था में क्या देखा था कि जनता की ओर से बहुत सारी मांगे किसके पास में जा रही है? सरकार के पास में जा रही है। अब सरकार को उनका क्या करना होता है? निष्पादन करना होता है, उनका निपटारा करना होता है। अब निपटारा करने के दो ही तरीके हैं, या तो जनता की ओर से जो मांग आई उसको पूरा कर दो, या जनता की तरफ से जो मांग आई है सरकार अगर उसको पूरा नहीं कर सकती तो दृढ़तापूर्वक मना कर दो कि नहीं भाई तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं हो सकती। अब मान लीजिए सरकार के पास में जनता की मांग आई और सरकार ने कहा हम आपकी मांग पूरी नहीं कर सकते, और फिर अगर जनता ने वहाँ हड़ताल कर दी, आंदोलन कर दिए, आगजनी कर दी, तो क्या सरकार पावरफुल हुई? नहीं हुई ना। सरकार पावरफुल कब होगी? या तो उसकी इतनी कैपेसिटी हो कि जनता की मांग को पूरा कर दे, या फिर उसकी इतनी कैपेसिटी हो कि जनता की मांग को पूरा करने से मना कर दे लेकिन जनता चूं भी नहीं बोले। तब सरकार क्या हुई? पावरफुल हुई। तो यहाँ अगर सरकार जो कामकाज निपटा रही है जनता की ओर से आने वाली मांगों को या तो पूरा करने की क्षमता रखती है या उनको मना करने की भी क्षमता रखती है, तो यहाँ कौन सा शब्द निकल करके आया? क्षमता। यानी सरकार की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाए। नंबर 1, जनता में कौन सी भावना आ जाए, या फिर सरकार की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाए। और तीसरा है राजनीति के संगठक के संदर्भ में। राजनीति का जो संगठक होता है, संगठन होता है, उसमें 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। एक का काम कानून बनाना, एक का काम कानून लागू करना और एक का काम। जब ये जो 3 अंग है, 3 संरचनाएं हैं, इनको करने वाले लोग अलग अलग हो, यानी कार्यपालिका की भूमिका को निभाने वाले लोग अलग हो, व्यवस्थापिका की भूमिका को निभाने वाले लोग अलग हो और न्यायपालिका की भूमिका को निभाने वाले लोग अलग हो, तो इससे क्या होगा? विभिन्नीकरण। इसे क्या कहेंगे आप? विभिन्नीकरण का मतलब विभिन्न विभिन्न अंग हैं और उनके विभिन्न विभिन्न काम हैं, उन विभिन्न विभिन्न कामों को करने वाले विभिन्न विभिन्न लोग हैं। पहले क्या होता था कि अकेला एक राजा ही कानून बनाता था, वही लागू करता था, वही न्याय करता था। तो कहने का मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों की भूमिका वो एक व्यक्ति ही निभाता था। तो क्या एक व्यक्ति हर तरह की भूमिका निभाने में पारंगत हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट उसको नहीं कहेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अलग अलग काम को करने वाली अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग संरचनाएं हो। विभिन्नीकरण, डिफरेंटियलाइजेशन। अगर इस तरह से अलग अलग संस्थाएं अपना अपना काम करेगी तो उनमें क्या आ जाएगा? विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो कहने का मतलब लुशियन पाई क्या कहता है
लुशियन पाई कहता है कि राजनीतिक विकास कब माना जाएगा? जब जनता में समानता की भावना आ जाए, जब सरकार की क्षमता में वृद्धि हो जाए, और तीसरी बात, जब सरकार की संरचनाओं में विभिन्नीकरण आ जाए, यानी अलग अलग संरचनाएं अलग अलग काम करने लग जाए। तो 3 इसके लक्षण बता दिए, किसके? राजनीतिक विकास के। किसने बताए? लुशियन पाई ने बताए। समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये 3 बताए। अब लुशियन पाई के बाद में हम बात करते हैं आमंड और पावेल की। उन्होंने भी राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं, आमंड और पावेल। 3 लक्षण कौन से हैं? पहला बताया है भूमि का विभिन्नीकरण, और तीसरा बताया है उपव्यवस्था स्वायत्ता, और तीसरा बताया है लौकिकीकरण। तीन विशेषताएं बताइए, 3 लक्षण बताए। किसने? आमंड और पावेल। इनकी पुस्तक का नाम था पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर। तो ये 3 लक्षण बताए। पहला, इसको इसके समान मानो। भूमि का विभिन्नीकरण का मतलब सरकार के जो अंग हैं उनकी भूमिका अलग अलग होनी चाहिए। बात वही है। ये भी क्या कह रहा है? ये किसकी बात कर रहा है? विभिन्नीकरण की बात कर रहा है। और ये क्या कह रहा है कि सरकार के अंगों की भूमिकाएं अलग अलग होनी चाहिए। इसे क्या कहेंगे हम? भूमिका विभिन्नीकरण। दूसरा, उपव्यवस्था स्वायत्ता। इसका क्या मतलब है? उपव्यवस्था, देखो पहले इस शब्द को समझो। उपव्यवस्था, जैसे राजनीति एक व्यवस्था है और उसकी उपव्यवस्थाएं कौन कौन सी है भाई? जैसे एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बहुत सारे पार्ट हैं। राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। तो व्यवस्था की उपव्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था। अब उसको हटाओ, राजनीतिक व्यवस्था ये एक व्यवस्था है। अब इसकी कुछ उपव्यवस्थाएं हैं। इसकी उपव्यवस्थाएं कौन कौन सी है? जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ये क्या है? इसकी उपव्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था व्यवस्था है, इसकी उपव्यवस्थाएं हैं जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ये सरकारी उपव्यवस्थाएं हैं। कुछ गैर सरकारी उपव्यवस्थाएं जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, संचार, वो गैर सरकारी। लेकिन अभी एक बार मोटे तौर पर आप इनको उपव्यवस्थाएं मानो। तो जब ये उपव्यवस्थाएं हैं, इनको क्या दे दी जाए? स्वायत्ता का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो इन उपव्यवस्थाओं को जब आप स्वतंत्रता दे दोगे तो इनकी क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? भाई स्वतंत्रता देने से कार्य क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? तो राजनीति की उपव्यवस्थाओं को स्वतंत्रता दे दिए जाए तो ये किससे मिलता जुलता हो गया? तो जहां लुशियन पाई क्षमता की बात करता है, वहां आमंड और पावेल उपव्यवस्था स्वायत्ता की बात करता है, लेकिन दोनों का अर्थ लगभग सेम ही है। और तीसरी बात, लौकिकीकरण। लौकिकीकरण का मतलब होता है परंपरागतता से मुक्ति। लौकिकीकरण का मतलब होता है जनता के एटीट्यूड में परिवर्तन। जनता में कौन सी भावना आ जाए? समानता की भावना। ये किससे जुड़ा हुआ है? सीधा सीधा समानता से जुड़ा। तो जहां जो बात लुशियन पाई समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण के रूप में कह रहा है, वही बात आमंड और पावेल भूमि का विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्ता और लौकिकीकरण के रूप में कह रहा है। तो लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 लक्षण ये, आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास के 3 लक्षण भूमि का विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था स्वायत्ता और लौकिकीकरण। अब बात करते हैं हंटिंगटन। किसकी बात करेंगे? हंटिंगटन क्या कहता है? इनकी किताब का क्या जाना है? हंटिंगटन, इनकी किताब का नाम था पॉलिटिकल डेवलपमेंट
एंड डीके। किताब का क्या नाम है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड डीके, राजनीतिक विकास और उसका पतन। ये क्या कहता है कि 4 लक्षण होते हैं। अनुकूलता, दूसरा है जटिलता, तीसरा है स्वायत्तता और चौथा है संबद्धता। राजनीतिक विकास के कितने लक्षण हैं? अनुकूलता, जटिलता, स्वायत्तता और संबद्धता। अनुकूलता का मतलब क्या है? किसी के अनुकूल होना। अनुकूल का मतलब अडेप्टेशन। तो अनुकूलता का मतलब क्या है कि जनता की ओर से आने वाली मांगे, उन मांगों के अनुकूल अगर राजनीतिक व्यवस्था उनका समाधान कर लेती है, जनता के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को ढाल लेती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुकूलता। यानी राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता का इतना अधिक विकास हो कि वो जनता की ओर से उठने वाली चुनौतियों का सामना कर सके, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल ले, उसे हम क्या कहेंगे? अनुकूलता। दूसरा क्या है? जटिलता। जटिलता का मतलब होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था में क्या होती है? बहुत सारी संरचनाएं होती है। जैसे हमने उपव्यवस्थाएं देखी थी, तो वो उपव्यवस्थाएं क्या है? राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाएं हैं। जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, बात वही आ रही है, लगभग बात वही आ रही है। तो ये जो उपव्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी उपव्यवस्था, मतलब राजनीतिक व्यवस्था क्या हो गई? जटिल हो गई। एक राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है। तो कहने का मतलब राजनीतिक व्यवस्था क्या हो गई? सिंपल हुई या कॉम्प्लेक्स हुई? जटिल हो गई। तो अलग अलग संरचनाएं होती है और वो अपना अपना काम करे। बहुत सारी संरचनाएं, जैसे राजनीतिक दल अपना काम करे, जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाए। दबाव समूह अपना काम करे, अपने समूह के हितों के लिए काम करे। कार्यपालिका अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे। तो कहने का मतलब बहुत सारी संरचनाएं होने से राजनीतिक व्यवस्था में क्या हो गई? जटिलता। और तीसरी बात क्या है कि स्वायत्तता, यानी इन संरचनाओं को, स्वायत्तता का मतलब क्या होना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? इन संरचनाओं को क्या मिलना चाहिए? स्वतंत्रता मिलना चाहिए। और चौथी है संबद्धता। संबद्धता का मतलब है जनता की सहमति। क्या होता है? यानी इन राजनीतिक व्यवस्थाओं को क्या मिलना चाहिए? जनता की सहमति। अगर जनता सहमत नहीं होगी, जैसे कार्यपालिका से, न्यायपालिका से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से अगर जनता सहमत नहीं होगी, तो क्या होगा? राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर संकट पैदा हो जाएगा। तो हंटिंगटन क्या कहता है कि राजनीतिक विकास के 4 लक्षण हैं: अनुकूलता, जटिलता, स्वायत्तता और संबद्धता। अब यहाँ देखो, इनकी किताब का नाम क्या है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और साथ में क्या लिखा? डीके। डीके का मतलब क्या होता है? पतन। डीके का मतलब क्या होता है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा विद्वान है जो राजनीतिक विकास के साथ साथ में राजनीतिक पतन की भी बात करता है? वो हंटिंगटन। अब ये कहता है कि विकास के लक्षण तो ये है, तो पतन भी हो सकता है। तो पतन कैसे होगा? इनका उल्टा कर लो, अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता आ जाए, जटिलता का इनके विलोम शब्द ले लो, अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता आ जाए, जटिलता की जगह स्वायत्तता की जगह, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता, स्वायत्तता की जगह पराधीनता आ जाए, और संबद्धता की जगह असंबद्धता या असहमति, जनता की सहमति है ना, संबद्धता की जगह असहमति आ जाए, तो राजनीतिक विकास न होकर के क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। यानी 4 लक्षण राजनीतिक विकास के बताए: अनुकूलता, जटिलता, स्वायत्तता और संबद्धता। साथ में हंटिंगटन यह भी कहता है कि विकास ही जरूरी नहीं है, किसी देश का पतन भी हो सकता है। कब? अनुकूलता की जगह
जटिलता की जगह स्वायत्तता की जगह पराधीनता आ जाए और संबद्धता की जगह असंबद्धता आ जाए तो राजनीतिक विकास के स्थान पर राजनीतिक पतन हो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे एक तरफ भारत को ले लो और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ले लो। आज़ादी के बाद में भारत में जितनी भी संरचनाएं थी जनता ने उसमें विश्वास प्रकट किया, अपनी सहमति प्रकट की। सरकार कोई कानून बनाती है, जनता उसमें सहमति दे देती है, उनके अर्थात उनका पालन करती है। पाकिस्तान में क्या हुआ, जब जनता ने सहमति नहीं दी वहाँ विद्रोह हुआ, तानाशाही कायम हुई, क्रांति हुई। तो विकास हुआ या वो पतन हुआ? वो पतन का लक्षण है। तो हमने लुशियन पाई का देखा, आमंड और पावेल का देखा और हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण देखे। ठीक है, अब बात एक और बात कर लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको 2 पार्ट में करेंगे हम। पार्ट फर्स्ट आज करेंगे इसका और बचा हुआ पार्ट सेकंड कल करेंगे। तो अब आज हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अब परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? परिभाषा। अब परिभाषा हम 2 की देखते हैं, एक तो लुशियन पाई की, लुशियन पाई, और दूसरी हम देखेंगे आमंड व पावेल, वो क्या कहते हैं। लुशियन पाई क्या कहता है? राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण तथा जीवन की पुरानी मांगों को नई मांगों के अनुकूल बनाना है। लुशियन पाई क्या कहता है? राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण तथा जीवन की पुरानी मांगों को नई मांगों के अनुकूल बनाना है। आमंड और पावेल क्या कहता है? राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण, वेरी गुड, विभिन्नीकरण व विशेषीकरण व राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है। ये परिभाषा तो आप याद कर लेना आमंड और पावेल की, तो एग्जाम में लिखनी भी है। अब देखो, पहले लुशियन पाई क्या कहता है? राजनीतिक विकास क्या है? संस्कृति का विस्तरण, डिफ्यूजन, यानी हमारी जो संस्कृति है, पॉलिटिकल कल्चर है, वो पुरानी मांगों को नई मांगों के अनुकूल, मतलब कहने का मतलब लोगों में बदलाव आ जाए। पुरानी मांगों की जगह जो वर्तमान की नई मांगे बन रही है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को डाल ले, यानी वही समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? राजनीतिक विकास कहलाएगा। लुशियन पाई थोड़ी कहलाएगा राजनीतिक विकास कहलाएगा। वेरी गुड। दूसरा, आमंड और पावेल क्या कहता है कि संरचनाओं का विभिन्नीकरण। संरचनाएं कौन सी? राजनीतिक संरचनाएं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और विभिन्नीकरण, विशेषीकरण, अलग अलग काम करें, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएं और जनता में क्या आ जाए? समानता की भावना आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? राजनीतिक विकास कहेंगे। तो आज हमने राजनीतिक विकास की आवश्यकता क्यों हुई, कौन कौन से देशों में कौन कौन लोग राजनीतिक विकास का अध्ययन करने के लिए गए, राजनीतिक विकास के बारे में अलग अलग लोगों का क्या दृष्टिकोण था, लुशियन पाई, आमंड और पावेल और हंटिंगटन, इनका राजनीतिक विकास का जो विश्लेषण और इनके द्वारा बताए गए लक्षण और 2 परिभाषाएं हमने देखी। अब आगे है राजनीतिक विकास के चरण, स्टेजेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक विकास के अलग अलग चरण बताए, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।